ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। तो ओसीसीआरपी किसके हक में बात करता है? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट। इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी लड़ाई अब विदेशी साजिश और देशद्रोह के साथ देश बेचने के आरोपों तक आ गई है। राहुल गांधी लंबे वक्त से देश के अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं और इससे पहले वो चौकीदार चोर है के बहाने पीएम मोदी को घेरते रहे हैं। इसके खिलाफ बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही और गद्दार कहना शुरू कर दिया है। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिकी इन्फ्लुएंसर जॉर्ज सोरोस के इशारे पर देश में उद्योगपतियों और सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। दुबे ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत विरोधी तत्वों से मिलते हैं, जिसमें उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील शेट्टी, मुशफिकुल उल फजल, इल्हान उमर, रो खन्ना और बारबरा ली जैसे लोगों का जिक्र किया। इनमें से कई ने अमेरिका में पीएम मोदी के कार्यक्रम का विरोध किया था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही बताया। कांग्रेस ने इन बयानों के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई क्यों हमारे देश की संसद में सरेआम एक दूसरे को चोर और गद्दार कहा जा रहा है? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच एक दूसरे का कोई सम्मान नहीं बचा है? इसमें सभी शामिल हैं। क्या यह दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत नहीं है? ये तमाम सारे जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता अबीरल मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबीरल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और प्रशांत जी से ही पहले तो सवाल ले लेता हूं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत जी, आप ये देखिए, क्या मुझे लगता है कि नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे, लगातार रहेंगे। और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, अडानी का मुद्दा आप उठाइए, इससे देश को कोई गुरेज नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के पद की गरिमा को धूल धूसरित मत करिए। ये किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद आलोक जी, चर्चा में बुलाने के लिए। और सभी को पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करता हूं। आलोक जी, आपने प्रश्न उठाया, अडानी के मुद्दे को उठाइए। तो एक है तो सेफ है, वो दोनों एक ही है। वो अडानी जी और मोदी जी एक ही है, एक ही हवाई जहाज। मैं फिर प्रशांत भाई कहूंगा कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल होती है श्रीमान आलोक जी, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या पूर्ववर्ती समय पर रखी गई थी? इससे भी कहीं ज्यादा अभद्र टिप्पणियां की गई थी। उनके पद पे रहते हुए भी मनमोहन सिंह के भी उनको मोहन बोलना, और उनके पद पे हटने के बाद भी संसद के रिकॉर्ड पे उसको स्पंज नहीं किया गया कि वो कैसे नहाते हैं, रेनकोट पहन के कैसे नहाते हैं, क्या उसको स्पंज किया गया? नहीं स्पंज किया गया ना। अडानी जी की फोटो दिखाने पे, अडानी का नाम लेने पे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से स्पंज कर दिया जाता है। और अभिषेक मनु सिंघवी के मुद्दे को जो सीट पे जो कि उठते भी नहीं, 12:57 पे हाउस में गए, 1 बजे निकल गए, 3 मिनट वहां खाली हाउस में रहे, उन्होंने अपनी अटेंडेंस माफ की, उसके बाद उन्होंने लंच किया और लंच करने के बाद वो वहां से चले गए। और उसके बाद आप इस नंबर 222 से जो भी पाया गया उसको आप जांच करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 2000 करोड़ की जो घूस बांटी गई है, उस पर अभी तक एक भी FIR दर्ज हुई? आपकी किसी भी सेंट्रल की सरकार की एजेंसी ने अभी तक कोई उस पर जांच की कार्रवाई शुरू की? सरकार तो आपकी है, आप आरोप लगाते हो कि आपके भी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने घूस दिया है। आप तो कह रहे हैं ना, आप जांच कराओ, अन्वेषण कराओ। अगर कोई छत्तीसगढ़ में कोई जांच घूस लेके पकड़ा गया है, राजस्थान में घूस ली गई है, केरल में दी गई है, वेस्ट बंगाल में दी गई है, किसी भी विपक्ष की सरकार में दी गई है, उसके ऊपर जांच कराइए, कार्रवाई करिए।
कैलाश गहलोत के ऊपर सीबीआई का केस था, उसको आपने भाजपा ज्वाइन करा दिया, तुरंत सीबीआई केस कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ आलोक? नहीं, धीरज साहब आप बोलेंगे अथवा नहीं बोलेंगे? ठीक 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 है प्रशांत जी, आपकी बात खत्म हुई? जी जी आलोक जी। जी ठीक है। अविरल जी, राहुल गांधी को देशद्रोही कहने पर कांग्रेस सांसद है हीबी ईडन, उन्होंने संसद में संबित पात्रा के खिलाफ, चूंकि संबित पात्रा भी अब सांसद हैं, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने का एक नोटिस दिया है। अब कांग्रेस भी बिल्कुल आपसे दो हाथ खुलकर करने को तैयार है। जी नहीं, देखिए, इनके पास फिजूल का समय है, ये मुद्दों की बात करना नहीं चाहते हैं, किसान की बात ये करना नहीं चाहते हैं, गरीब की बात ये करना नहीं चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं, विकास पर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं, रोजगार के मुद्दे पर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं, स्वरोजगार के मुद्दे पर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये केवल और केवल यदि कुछ कर रहे हैं तो सदन के समय को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, जनता के समय को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, जनता के पैसे से चलने वाली सदन की कार्रवाई के समय को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और ये जंतर मंतर और सदन के बीच क्या फर्क होता है, लोकसभा में और जंतर मंतर में क्या फर्क होता है, अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं। ये जंतर मंतर समझते हैं सदन को, ये धरना स्थली समझते हैं सदन को। तो इस बात को इन्हें क्लियर कट जान लेना चाहिए, कम से कम ये अध्ययन करें। और उसके साथ साथ जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, ये अडानी चिल्लाने का काम करते हैं, अडानी अंबानी की माला जपने का काम करते हैं। आखिर ये 2004 से 2014 के मध्य के समय पर कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या समस्या है? इन्होंने अपने जीवन से 4 से 14 के मध्य के पन्ने को क्यों फाड़ कर फेंक दिया? उस पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहते हैं? मुझे लगता है इन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि 2014 के बाद की चर्चा प्रारंभ करते हैं, शायद जैसे 2014 में ही देश आजाद हुआ, क्योंकि ये 2014 से पहले की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये 13 पर चर्चा नहीं करेंगे, 12 पर चर्चा नहीं करेंगे, 11 पर चर्चा नहीं करेंगे, 4 से 14 के मध्य की यूपीए लेड गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, मनमोहन सिंह सरकार के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे। केवल और केवल यदि कुछ करेंगे तो मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछालने का जो काम करते हैं, और जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब अपने वोट के माध्यम से देती है। ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करते हैं। एक सांसद इन्होंने बनाया जो बोटी बोटी वाला बयान देता है। इस प्रकार के इनके सांसद हैं, तो इमरान जो इनका सांसद है उससे भी पूछ लेना चाहिए आखिर उसके द्वारा इस प्रकार का बयान क्यों दिया गया था। ठीक है, ठीक है। नवीन जी, जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बीजेपी कहती कि वो देशद्रोही है, फिर कांग्रेस बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए कहते हैं कि ये देशद्रोही है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि एक दूसरे को देशद्रोही कह के, दोनों इस देश की पार्टियां हैं, दोनों इस देश की पार्टियों के बड़े नेता लोग हैं और एक दूसरे को देशद्रोही है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? मैं जानना चाहता हूं आपसे। आलोक जी, ये चीज तो हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ के नेताओं की जो नैतिकता होती है, जो मिसालें हमारे पिछले 2000 से पहले के दौर में अटल जी रहे हों या बाकी नेता रहे हों, उन्होंने जिस तरीके की मिसाल कायम की हैं, वो अब चीज नहीं दिखाई देती है आज के राजनीतिक परिदृश्य में। और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप नेता प्रतिपक्ष पर लगाए जा रहे हों, या उनको देशद्रोही बोला जा रहा हो, या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं अगर किसी का नुकसान कर रही हैं तो वो इस देश की जनता का कर रही हैं। जिन मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन होता है और उस पर एक बड़ा पैसा खर्च होता है, उन मुद्दों पर सदन में चर्चा ही नहीं होती। और ये चीज एक मैं स्मरणीय याद दिलाऊंगा टीवी 27 के दर्शकों को कि जब आप याद करिए एफडीआई मनमोहन सिंह के दौर में लाई जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने देती थी। ये भी वो दौर था। और आज एफडीआई के गुणगान आपने किए, सब कुछ किया, और अब 100% एफडीआई को सरकार आमंत्रित कर रही है। तो इस तरीके की चीजें हुई। अब दूसरी चीज आती है, जिस तरीके से अडानी का मुद्दा है, मुझे समझ में एक चीज ये नहीं आ रही है कि अडानी के मुद्दे पर आखिर सरकार को डिफेंसिव होने की जरूरत क्या है। सरकार को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है। सरकार को अपनी बात जी अपने तरीके से रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि अब अडानी के प्रवक्ता की तरह हमारे अविरल जी बोल रहे हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप जो सच है वो सामने लाई है ना। देश के अंदर बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, ठीक है, लेकिन आपको युवा के लिए भी तो सोचने की आवश्यकता है कि जो युवा पढ़ के निकल रहा है उसको रोजगार कैसे सृजन होगा। उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। वो बहुत जरूरी है, उस पर होना चाहिए काम।
जी ठीक है। प्रशांत जी, आपके अडानी अडानी ज्यादा कहने पर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कुछ ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश में लगी हैं और उनका कनेक्शन आपके साथ है, इसीलिए आप भारत के उद्योगपतियों को टारगेट करते हैं। आलोक जी, क्रमवार जवाब दूंगा, थोड़ा समय लीजिएगा। 2011, 12, 13, 14 4 साल लोकसभा में नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता अरुण जेटली दोनों लोकवासी हो चुके हैं। 4 साल विभिन्न विभिन्न मुद्दों पे संसद को नहीं चलने दिया। जीएसटी पे पास नहीं होने दिया, जीएसटी पे नहीं चलने दिया। गुजरात के इनके मुख्यमंत्री नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री वहां से बयान देते थे कि जीएसटी लाएंगे तो बहुत देश का नुकसान हो जाएगा। एफआई के भी याद दिलाई नवीन जी ने, बहुत धन्यवाद उसका। 2004 से 14 को बता दें कि पन्ने पलटने कब भूल गए। अरे भाई, आपकी सरकार है, आप पन्ने नहीं पूरा ग्रंथ पलट डाल लीजिए। लेकिन आप तो खैर गैर रजिस्टर्ड संस्था है आपकी, पैतृक, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक किताब है, किताबचा, उस किताबचा को पढ़ सकते हो। आपको ग्लोबल कोई जानकारी नहीं है। जीडीपी 5.2 हो गई है। 10 साल में रोजगार देना था। 2022 हर घर को छत थी। 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी थी। 20 करोड़ रोजगार 10 साल में हो जाने चाहिए थे, जो तय है वो कुछ नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। 2000 करोड़ की जो घूस ली गई उस पर कोई किसी प्रकार की एफआईआर नहीं होगी। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सांसद है पुरी से, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद है, वो उतर के अडानी का बयान दे रहे हैं। जैसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है पीआरओ हर कंपनी का, पीआरओ का काम कर रहे हैं। तो पीआरओ क्यों बने हो भाई? आरोप एक उद्योगपति पे लगा है, एक विदेश की अदालत में लगा है। आपको जांच करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमने क्या चोरी की है, फिर तुमको बाहर से लोग चोर चोर चिल्ला रहे हैं। जी, क्या तुमने ऐसा गलत काम किया, किसको दिया पैसा? सीधी सी बात ये है। और उसके बाद जितनी भी योजनाएं पहले की थी उनको नाम बदल करके उनको चलाना, उनको नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन कर देना। और 2014 से पहले बताते कुछ नहीं हुआ तो भेल में फिर से बता दे रहा हूँ। BHEL हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, इसरो हो, NGC हो, वो तो सब इनके पिताजी ने बनाई है। वो तो कोई विकास हुआ ही नहीं था। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे ही नहीं, जिला विद्यालय थे ही नहीं, स्कूल थे ही नहीं, कोई शिक्षा प्रणाली थी ही नहीं। ये पता नहीं कहाँ से पढ़े, पता नहीं कैसे कहाँ से इनका इलाज। ठीक है, ठीक है प्रशांत भाई, ठीक है प्रशांत भाई आपके पास आऊंगा। अविरल जी, ठीक, अविरल जी, ठीक है प्रशांत भाई आपके पास आऊंगा। अविरल जी चलने देंगे, पब्लिक फोरम पर भी ये चर्चा नहीं करेंगे। आखिर चाहते क्या है कांग्रेसी? हाँ ठीक है, अविरल जी कांग्रेसी कहते हैं कि राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन जब आप लोगों की बारी आती है, आप लोग देश में, और आपके साथ साथ आरएसएस भी चूंकि जुड़ जाती है ना, तो आप लोग देश को बांटने का काम करते हैं। आपके जो नारे हैं वो देश को बांटने का काम करते हैं। आपका जो एजेंडा है वो देश को बांटने का काम करता है। जी नहीं, हम तो कहते हैं, हम तो यूनिटी की बात करते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है, यही संविधान कहता है। हम तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग जातियों में विभाजित ना हो। हम तो सामाजिक समरसता के उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक समरसता का उद्देश्य, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ज्योतिपुंज। मैं तो निवेदन करूंगा कांग्रेस के जो मित्र यहाँ बैठे हैं, इन्हें वो ज्योतिपुंज पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। इन्हें मालूम पड़ेगा सामाजिक समरसता का भाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य, संघ के एक प्रचारक का जीवन, किस प्रकार से एक संघ का प्रचारक गांव गांव भ्रमण करता है, लोगों को एकजुट करने की बात करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, लोगों में समरसता का भाव उत्पन्न करता है, राष्ट्र प्रेम की भावना को पैदा करने का कार्य संघ का एक प्रकार से प्रचारक स्वयंसेवक किस प्रकार से करता है, ये इन्हें मालूम पड़ जाएगा। इन्हें जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये अध्ययन किए बिना जिस प्रकार से अनुमान के आधार पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, विदाउट फैक्ट से बयानबाजी करते हैं, तो जनता वोट के माध्यम से इन्हें जिस प्रकार से जनता ने जवाब दिया, हरियाणा में, महाराष्ट्र में दिया, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दिया, लोकसभा चुनाव में दिया, भविष्य में भी इसी प्रकार से जनता इन्हें जवाब वोट के माध्यम से देती रहेगी। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पूरा इंडी गठबंधन चाहे साथ लड़ ले, हम तो न्योता दे रहे हैं। ये पूरा इंडी गठबंधन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, प्लस इंडी गठबंधन जो चुनाव लड़ा था, इज इक्वल टू 0 सीट्स आई थी लोकसभा इलेक्शंस में, और हमें 7 में 7 लोकसभा सीटें मिली थी।
उसी प्रकार से 70 में 70 विधानसभा सीटों पर दिल्ली प्रदेश के भीतर कमल खिलने जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, ये ठीक है, सारे- ठीक है। ये इस पर तो हम लोग चर्चा कर ही लेंगे। प्रशांत भाई, अपनी बात अगर 10 सेकंड में खत्म कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। मुझे नवीन जी से बहुत जवाब। धन्यवाद। टू नेशन थ्योरी देने वाले हमको यहाँ बैठ के ज्ञान न दे। लियाकत अली खान के साथ सरकार बनाने वाले, मुस्लिम लीग के साथ डिवाइड एंड रूल की आप ही बात करते हैं, आपके हिंदू संस्थापक महासभा कौन है ये बता दीजिए। 8 अगस्त 1942 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिख के बोला था कि भारत क्रांति अभियान में आप नहीं, वीर सावरकर जी के ऊपर आपका क्या स्टैंड है और आपकी एलाइड आपके एलाइड का क्या स्टैंड है, शिवसेना यूनिटी का क्या स्टैंड है, उद्धव ठाकरे जी का, संजय राउत जी का क्या स्टैंड है? देशभक्ति की आपने दुकान नहीं खोल रखी है। आप गद्दार थे, हैं और रहेंगे। आपको कोई अंदाजा नहीं है इस बात का कि आपकी इतिहास आपका क्या है। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेके, क्रिप्स मिशन से लेके और उसके बाद अरे आप विद्वान व्यक्ति हैं प्रधान जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, आप बोलेंगे, आप कानून संविधान को जानते हैं। कम से कम इस बात को जान लीजिए राष्ट्रीय संघ के क्या उद्देश्य हैं, अपनी नहीं संघ के क्या उद्देश्य हैं, संघ की स्थापना कब हुई, गुरु गोलवलकर जी को पढ़ लीजिए, हेडगेवार जी को पढ़ लीजिए। पुस्तकों से मुझे लग रहा है आपका विश्वास उठ चुका है, आपका अध्यक्ष विश्वास उठ चुका है, मुझे मत बताइए, आप लोगों का अध्यक्ष विश्वास उठ चुका है। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये इंडी गठबंधन के समर्थक अध्ययन करना बंद कर चुके हैं। मुझे ऐसा प्रतीत आपकी बातें सुनकर हो रहा है। उसके साथ साथ लाला लाजपत राय जी एक व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय जी ने लाठियां खाई थी, उन्हें छोड़ दीजिए। लाला लाजपत राय जी के अलावा कोई भी अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस पार्टी का रहा हो, जिसने काला पानी की सजा भुगती हो, गोलियां खाई हो अथवा फांसी के फंदे पर झूला हो। ऐसे एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। बहुत व्यक्ति है, अनगिनत। अरे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति, कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का अनगिनत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस चर्चा पे बाद में आएंगे। एक नवीन दुबे जी से सवाल ले लेता हूं। नवीन दुबे जी, मेरा मानना है कि भाषा का लगातार गिरता जो राजनीतिक स्तर का पैमाना, वो चिंता का विषय है। और इससे जो नेता लोग बोलते हैं ना, इससे नेताओं के स्तर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। और अगर राजनीतिक दल के नेता ये सब बोलते हैं तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि उनके जो बोल रहे हैं उस भाषा की मर्यादा को जनता भी देख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने आलोक जी। देखिए, ऐसा होता है कि जो भी राजनेता होते हैं ये हमारे आम जनमानस की नजर में उसका एक रोल मॉडल होते हैं और वो उनको फॉलो करती है जनता। सब नेताओं की अच्छी फैन फॉलोइंग होती है, लोग उनको फॉलो करते हैं। अब इन लोगों के शब्दकोश में अगर अच्छे शब्द नहीं है और अच्छी भाषा ये नहीं बोल सकते, मैं तो बड़ा हतप्रभ था उस दिन जब उपचुनाव हो रहा था और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब का बयान आया कि बोले ईवीएम का बटन इस तरीके से दबाइए कि राहुल गांधी लगे कि राहुल गांधी को थप्पड़ पड़ रहे हैं। इस तरीके की भाषा संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि दोनों ही राजनीतिक दल जो प्रमुख विपक्षी हैं, कांग्रेस पार्टी विद इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी एनडीए, इनके बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने नेताओं को नियंत्रित करो, उनको बोलें कि आपकी भाषा शैली, क्योंकि देखिए ऐसा इससे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के अटल जी को सुना है। अटल जी की भाषा शैली का अनुसरण अगर ये नेता करने लगे तो मैं समझता हूं आपकी बात प्रभावशाली भी रहेगी और संसदीय भी रहेगी, असंसदीय शब्द नहीं आएंगे उसमें। आज क्या है, तुम चोर हो, तुम फलाना हो, एक दूसरे पर आरोप, एक किसी को गद्दार कहा जा रहा है, किसी को देशद्रोही बोला जा रहा है अपने ही देश में। तो अच्छे शब्दों के साथ तुलना की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अटल जी ने इंदिरा जी की तुलना दुर्गा के साथ की और अब देखिए क्या स्तर आ गया है। प्रशांत भाई, बीजेपी बार बार आपके ऊपर ये आरोप लगाती है कि देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, शेयर मार्केट को गिराने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इस पे कहीं ना कहीं उनको एक शेल्टर है, विदेशी शेल्टर कोई उनको मिला है और तमाम सारे नाम भी सामने आ रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग होती है, ईडी तो इनका तोता है ही है, सीबीआई इनका तोता है ही है, इंक्वायरी बैठा भी। ना आपको ईओएम पर भरोसा है, ना आपको पुलिस पर भरोसा है, ना आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, ना आपको डीएम एसएसपी पर भरोसा रहता है, जहां पार जाते हैं, ना आपको पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, ना आपको प्रेस पर भरोसा है, ना आपको मीडिया पर भरोसा है, आप बैंड एंकर की लिस्ट जारी कर देते हैं, ना आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना आपको सीबीआई पर भरोसा है, ना आपको सरकार पे भरोसा है, ना आपको संविधान पे भरोसा है,
ना आपको हाई कोर्ट पर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर और जुडिशियरी पर भरोसा है, तो आखिर आप चाहते क्या हैं? पूरी व्यवस्था के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, संविधान के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? नहीं, लेकिन अविरल आपके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है कि देखिए एक चीज तो स्वीकार करनी प्रशांत जी आपके पास आऊंगा। अविरल ये बात तो समझनी होगी ना कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, उस पर इस तरीके की बात कि वो देशद्रोही हैं, ये मर्यादित भाषा नहीं है अविरल। नहीं, देखिए मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं, जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही हो जाता है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है, जीतते ईवीएम ठीक हो जाता है, जीतते ही ईवीएम को सर्टिफिकेट मिल जाता है, जैसे इन्हें जीत का सर्टिफिकेट। अरे अभी हम लोग ईवीएम पे बात नहीं कर रहे हैं अविरल, हम लोग ईवीएम पे बात नहीं कर रहे हैं, ये जो भाषा का स्तर गिरा है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और ये क्या ये एक अच्छी भाषा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को देशद्रोही कहा जाए? नहीं, मैं तो जानना चाहूंगा ये मौत का सौदागर किसने कहा था? ये गंदी नाली का कीड़ा जैसे शब्द का प्रयोग कौन कर रहा था? ये कौन व्यक्ति था जो बोटी बोटी वाला बयान दे रहा था? ये बोटी बोटी वाला बयान कहां से आया था? क्या आज वो माननीय सांसद नहीं है कांग्रेस पार्टी का? मैं जानना चाहूंगा क्या कार्रवाई की इन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, नवीन जी सियासत में जो शब्दों की मर्यादा ऐसा लगता है कि खत्म सी हो गई। आप देखिए पीएम के लिए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, एलओपी के लिए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र होने का हम दावा करते हैं, दंभ भरते हैं, हमको घमंड है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और हमारी भाषा क्या है? पक्ष और विपक्ष दोनों की बात आप देख लीजिए कि दोनों लोग एक दूसरे को किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि इससे हमारे लोकतंत्र को भी चोट पहुंचती है, इससे हमारी भारतीय संस्कृति को भी चोट पहुंचती है। ये वास्तविकता में आलोक जी बिल्कुल सतही सच्चाई है कि आज के दौर के नेताओं में जो हमारे देश के नीति निर्माता हैं, इन लोगों ने वास्तव में उस मर्यादा का चीरहरण किया है जो 2000 से पहले हमारे सदन में हुआ करती थी। सामाजिक जीवन में जो नेता जिया करते थे उनमें एक वजन था, एक संस्कृति थी, एक शिष्टाचार था। लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी होता था, जब कांग्रेस सत्ता में रही तब भी भाजपा के लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, लेकिन उनका मान सम्मान, उनकी मर्यादा, उस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता। अब क्या है कि वो स्तर इतना निम्नतम हो चुका है, नीचे गिर चुका है कि इसको सुधरने में बहुत समय लंबा लगेगा, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी आ रही है वो इन नेताओं से सीखती है, इनको अपना रोल मॉडल मानती है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आप राजनीतिक जीवन में है, पब्लिक डोमेन में हैं आप, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप कम से कम शब्दों की ऐसी श्रृंखला बनाएं, ऐसे शब्द से संबोधन करें एक दूसरे को जो मिसाल बने, दुनिया सीखे उनको। अच्छे शब्दों का संचय होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज की तारीख में आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने नहीं किया है। बिल्कुल ठीक बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की तरफ से किया गया है, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके का संबोधन सोनिया गांधी जी के लिए किया गया है, मनमोहन सिंह जी के लिए किया गया है, कांग्रेस की विधवा इत्यादि, ये सब चीजें अशोभनीय हैं। इस तरीके के शब्द नहीं आने चाहिए। बिल्कुल आपको सदन में बैठना तो एक मर्यादा रखनी पड़ेगी। संस्कृति को चोट पहुंचती है। अविरल भाई, संसद को लोकतंत्र का आदर्श मंच कहा जाता है, और चूंकि आपकी पार्टी सत्ता में है इसलिए जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है कि वहां पर माहौल अच्छा हो, वहां पर शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। जी नहीं, शुरुआत हमारी तरफ से ही होती है और हमेशा अंत भी हमारी तरफ से ही होता है। हम पॉजिटिव की बात करते हैं, सकारात्मकता की बात करते हैं, और उसके साथ साथ विपक्ष की अगर बात कर ली जाए, ये अपनी जिम्मेदारियों को आज तक नहीं समझ पाए। ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में न पहले थे न आज हैं, और मुझे लगता है ये भविष्य में भी विपक्ष में ही रहेंगे, लेकिन नकारात्मकता के साथ ही काम करते रहेंगे। और जिस प्रकार से जनता का विषय है, जो जनता ने इन्हें वोट दी है, ये उस वोट का भी अपमान करते हैं जब ये ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं। उसके साथ साथ ये लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। खैर, सवाल खड़ा करना तो एक बहुत छोटी बात है, इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या ही कर दी थी, जनाजा ही निकाल दिया था 1975 में आपातकाल लगाकर। ये तो वो लोग हैं, और ये हमें संविधान की बात सिखा रहे हैं, ये हमें लोकतंत्र की बात सिखा रहे हैं। ये उल्टी गंगा कहां से बह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जनता इन्हें हराती रहेगी। जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो जनता के हित में काम कर सकती है,
और जी प्रशांत भाई, ठीक है कांग्रेस अविरल पार्टी को अगर भाई, कोई ठीक है पीड़ा अविरल जी, है, तो ठीक ये है प्रशांत पीड़ा जी से भी एक है कि रिएक्शन लेता हूं। चाय प्रशांत जी, वाला शब्दों की कैसे मर्यादा, शब्दों की मर्यादा का ध्यान तो आपकी तरफ से भी रखा जाना चाहिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को केवल और केवल एक पीड़ा है, इंडी गठबंधन को। ठीक है अविरल जी, आपकी बात खत्म हो गई। अविरल जी, बाकी लोग यहाँ क्या करने आए हैं? नहीं, इन सारे परिवारों को केवल एक पीड़ा है कि गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा कैसे प्रधानमंत्री। ठीक है प्रशांत जी संक्षिप्त में शब्दों की मर्यादा का तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आप भी पीएम के पद को आलोक जी बहुत जी बिहार चुनाव में डीएनए खोज रहे थे ये नीतीश कुमार का। बटन दबाओगे यहाँ तो झटका लगेगा कराची में, बटन दबाओगे यहाँ तो झटका लगेगा शालीमार बाग में। अनुराग ठाकुर भी है, वो विधानसभा चुनाव में क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या बोला है उन्होंने, वो तो खैर छोड़िए। शालीमार बाग कहाँ से आ गई? और रही बात ईवीएम पे, तो ईवीएम पे मैं आपको फिर जवाब दे रहा हूँ। चाहे हमारे 100 जीते चाहे 150 जीते, 2009 में आपके मार्गदर्शक मंडल के इस समय के जीवित और आपके प्रणेता दाल पे सांडवाली गए थे सबसे पहले ईवीएम का विरोध करने। और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में चुनाव कराओ। महाराष्ट्र में क्यों नहीं करने दिया तुमने चुनाव? एक गांव के वासियों ने चुनाव रिजेक्ट कर दिया। नहीं, समस्या महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में जीत गए कोई समस्या नहीं है। जम्मू कश्मीर में जीत गए तो वहां कोई समस्या नहीं है। ठीक है वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अविरल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, नवीन दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। राजनीति में सब जायज है और तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा गंदी है कहकर इन टिप्पणियों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी से लेकर अखिलेश यादव जैसे तमाम नेताओं का उदाहरण है जिन्होंने शालीनता के साथ तीखे तर्कों से अपनी बातें संसद में रखी और दूसरे पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनसे सभी को सीखना चाहिए, हमारी तो यही राय है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।